children, I hope you all are good. So today we are going to discuss the other topic of SST in history, that is the Mughal Empire. So basically in this chapter we are going to discuss the whole Mughal dynasty, who established Mughal dynasty, and one after another. This patrilineal lineage ऑफ मुगल एम्पायर वी विल डिस्कस, क्योंकि ये एक ऐसा एम्पायर था बेटा जो इंडिया में काफ़ी लंबे समय तक चला था. यू नो वेरी वेल दैट इंडिया इज़ अ वास्ट and India is having the diversity also in every aspect. We are having 3.28 million square kilometer area now at present. At that time तो राजा जितना भी expand कर दे. डाइवर्सिटी के मामले में हम बहुत इनरिच हैं, चाहे लैंग्वेज हो, चाहे फेथ हो, चाहे कल्चर हो, तो बहुत सारी चीज़ें हैं. आफ्टर दिल्ली सुल्तान, इफ़ यू रिमेंबर इन द प्रीवियस चैप्टर आई हैव टोल्ड यू, लोधी नोबल्स हैव कॉल्ड द बाबर टू इन्वेड द इंडिया एंड ही केम. बैटल ऑफ पानीपत हुई जिसमें अब्राहम लोधी की हार हुई और वहाँ से जो है मुगल डायनेस्टी का इस्टेब्लिशमेंट स्टार्ट हो गया. सो लेट्स स्टार्ट टू डिस्कस अबाउट द मुगल एम्परर्स. मुगल बिलोंग टू टू वेल नोन फैमिलीज, टू वेल नोन लिनेज. एक तरफ वो चंगेज़ खान की लिनेज से बिलोंग करते थे, मदर साइड से, यानी उनकी माँ जो थी वो चंगेज़ खान के ख़ानदान की थी, और फादर की साइड से अगर आप देखें तो वो तैमूर के साइड के थे. अब आप देख लो, तैमूर और चंगेज़ खान, जिन्हें हम गेंगिस खान भी कहते हैं, दोनों ही क्रूअल, मोस्ट क्रूअल रूलर थे. अब आप समझ रहे हो ना. आपको याद हो तो तैमूर ने 15 दिन का इन्वेजन किया था और लार्ज स्केल पे मैसेक्योर किया था लोगों का, और चंगेज़ खान के लिए तो मुझे लगता है ह्यूमन बीइंग कुछ थे ही नहीं. सो ये दोनों का ही मिक्सचर जो थे ये मुगल्स थे. And both these names are associated with the bitter memories of heartless massacres. आप कोई अच्छे उसमें याद नहीं करते चंगेज़ खान को और तैमूर को, लेकिन आपको इससे पता चल जाता है कि हाउ ब्रेव द मुगल्स वर, क्योंकि दोनों लीनेज ही अपने आप में क्रूअल, और या कह सकते हो उनके लिए तो वो ब्रेव ही थे. सो दिल्ली सुल्तान पीरियड के बाद दे मैसेक्योर्ड काउंटलेस पीपल वेरेवर ही अटैक्ड. इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट ही मीन्स तैमूर, जिसका 15 दिन का इन्वेजन रहा था. अगर एस्टिमेशन लगाएं एज पर हिस्टोरियंस तो उसने 1.70 करोड़ लोगों को मार दिया था इन द वर्ल्ड ओवर. इतनी पॉपुलेशन तो तैमूर ने अकेले ख़त्म कर दी थी. सो मुगल चोज द आइडेंटिफाई देमसेल्फ विद द तैमूर मोर देन चंगेज़ खान. उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम अपनी आइडेंटिटी को तैमूर के हिसाब से चलाएंगे, मेनली बिकॉज ऑफ द फैक्ट तैमूर हैड ऑक्यूपाइड दिल्ली इन 1398. तो उससे लोगों को याद रहेगा कि हम तैमूर के वंशज हैं. सो बाबर ने जब अब्राहम लोधी को डिफीट किया था, सो दिल्ली सुल्तानेट का एंड हुआ बैटल ऑफ पानीपत में, और मुगल डायनेस्टी जो है फाउंडेड हुई. इट मेड अ वेरी डीप इम्पैक्ट ऑन इंडिया. द फर्स्ट 6 मुगल रूलर्स वर नोन एज द ग्रेट मुगल्स. और वो कौन है? बाबर. बाबर के बाद अकबर, नो, बाबर के बाद उनके बेटे हुमायूं, एंड देन हुमायूं के बाद उनके बेटे अकबर, अकबर के बेटे जहांगीर, जहांगीर के बेटे शाहजहां, और शाहजहां के बेटे औरंगजेब. यहाँ तक जो मुगल्स रहे उन्हें ग्रेट मुगल्स कहा जाता है. उसके बाद के लेटर मुगल्स कहलाते हैं. सो वी विल स्टार्ट द डिस्कशन विद द बाबर हु एस्टैब्लिश्ड द मुगल एम्पायर. He was the ruler of small kingdom at Fargana in Central Asia. वहाँ का ये रूलर था. He had been driven out from there. वहाँ से वहाँ के नोबल्स ने हरा दिया दूसरे राजाओं ने, और इसे वहाँ से भगा दिया. तो इसने क्या किया है? इसने काबुल को कॉन्क्वेर किया 1504 में. काबुल जो कि अफगानिस्तान में है ना, तो वहाँ पर इसने अपनी एरिया जमाई, एंड देन ही स्टार्टेड टू एक्सपेंड हिज टेरिटरी फर्दर. When during the rule of लोधी डायनेस्टी, जब उसको इन्विटेशन मिला कि आप आइए अब्राहम लोधी को हराइए, हम आपका साथ देंगे. बैटल ऑफ पानीपत में इसने 1526 में अब्राहम लोधी को हरा दिया, एंड ही गॉट अ चांस टू एस्टैब्लिश हिज रेन इन द इंडिया. द विक्ट्री इन पानीपत वॉज बिकॉज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी. क्यों जीत पाया वो? क्योंकि बाबर ने यूज़ किया कैनन. कैनन क्या होते हैं? आपकी तोपें. तोपें यूज़ की जो उस समय अब्राहम लोधी के पास उतनी बड़ी नहीं थी. हुज आर्मी इज सेड टू बी एज लार्ज एज 9 times ऑफ हिज. 9 गुना बड़ी आर्मी. ठीक है. देन दिस वॉज हाउ दिल्ली एंड आगरा केम अंडर हिज कंट्रोल. भाई तोपों के सामने तो सब बेकार.
और दिल्ली और आगरा उसके कंट्रोल में आ गया। उसने अपनी विक्ट्री को एक्सपेंड किया। उसके बाद उसने राणा सांगा जो है मेवाड़ के, उन्हें हराया बैटल ऑफ कनवा में। ही देन वेंट टू एनेक्स द ग्वालियर, देन धौलपुर, देन घाघरा एक्सेट्रा। बाबर कुड नॉट गेट टाइम टू कंसोलिडेट हिज टेरिटरी। लड़ता गया, आगे बढ़ाता गया टेरिटरी। अरे जो जीत गया पीछे उसका क्या करना है, उसमें प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन तो कराते, कोई प्रॉपर नोबल्स तो बैठा के जाते, वो लड़ाई में ही लगा रहा। और 1530 में उसकी डेथ हो गई। तो ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन हुमायूं। Though Babur was an able general, he was a great poet and writer also. He has written his autobiography also. उसने खुद अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, बाबरनामा। And he knew both Turkish and Persian language. दोनों लैंग्वेज आती थी उसे। It is said to be the first true autobiography, कि जो उसने ऑटोबायोग्राफी लिखी है कहते हैं बहुत अच्छी और बहुत सच्ची लिखी है एज ए मुस्लिम रूलर। In it he has written in detail about the Indian topography, bird, tree, flowers, fruit, people. क्योंकि इंडिया ना उसे बहुत पसंद आ गया था। कहते हैं उसी ने हिंदुस्तान वर्ड बोला था, हरा भरा देश। He laid several garden in आगरा, सिकरी और धौलपुर पे उन्होंने गार्डन भी बनवाए थे। अब बात करते हैं हुमायूं की। बाबर डिवाइडेड हिज एम्पायर इन विच हुमायूं सक्सीडेड बाबर टू द थ्रोन ऑफ दिल्ली। अब हुमायूंस 3 ब्रदर वर गिवन स्मॉलर टेरिटरी। भाई बाबर ने क्या किया, बहुत बड़ा हिस्सा तो हुमायूं को दिया और उसके 3 जो भाई थे उन्हें छोटा छोटा हिस्सा दिया। तो वो भाई तो उससे हैप्पी थे नहीं, इसलिए उन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट शुरू कर दी। ही ऑल्सो फेस द थ्रेट फ्रॉम द अफगान्स, गुजरात एंड राजपूत। एक तरफ 3 भाई उसका साथ नहीं दे रहे हैं, रिबेल कर रहे हैं उसके खिलाफ, दूसरी तरफ अफगान, गुजरात एंड राजपूत। ही डिफीटेड शेर शाह सूरी इन 1532 एंड देन गुजरात एंड मालवा इन 1534। While he was busy consolidating his empire ना, शेर शाह सूरी regrouped his force। अब जब वो जो एम्पायर था उसको कंसोलिडेट कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी कैसे करनी है, क्या बनाना है, पूरा उसमें लगा हुआ है, बिजी है। उस समय शेर शाह सूरी ने अपनी पावर जो है बढ़ा ली और उसने क्या किया, फिर हुमायूं को हराया। दोबारा बैटल हुई हुमायूं के साथ शेर शाह सूरी की। बैटल कहाँ पे, चौसा में, 1539 में चौसा में, एंड देन कन्नौज में हरा दिया उसने हुमायूं को। उसके बाद हुमायूं जब जाने लग गया तो ही चेज हुमायूं आउट ऑफ हिज किंगडम। उसने हुमायूं का पीछा किया, ऐसे लड़ता गया कि हुमायूं को उसके किंगडम से ही बाहर निकाल दिया। इतना बड़ा किंगडम हुमायूं के हाथ से चला गया, तो बिल्कुल वो एम्पायर खाली करा दिया गया। हुमायूं हैड नो वे, अब क्या करे, क्योंकि पीछे उसने इतनी बड़ी सेना खड़ी कर रखी थी कि हुमायूं की बुरी तरीके से हार हुई। वो भाग गया, वो सिंध चला गया। इट वॉज ड्यूरिंग दिस ट्रबल सम टाइम डैट अ सन, और इस समय जब उसके पास ना अपना महल रहा, ना अपना किंगडम रहा, ना अपनी रिसोर्सेज रहे, अकबर ने जन्म लिया। ही सॉट हेल्प ऑफ पर्शियन रूलर, तो सैफविद किंग थे पर्शिया के, उन्होंने हेल्प की। उन्होंने अपने जो पूरा जंगल था उसमें उन्हें बसने दिया कि आप यहाँ पर रह सकते हो, और उन्होंने कहा आप अपना मतलब हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे अपने थ्रोन को वापस पाने के लिए, जो आपके पापा ने और जो आपने इस्टेब्लिश किया दिल्ली में। सो हुआ क्या, जब शेर शाह की यहाँ डेथ हो गई तो आफ्टर दैट अगेन वंस अगेन हुमायूं केम बैक एंड 1555 में उसने दिल्ली थ्रोन को जीत लिया। हाउएवर ही कुड नॉट एंजॉय द फ्रूट ऑफ हिज विक्ट्री। इतने लंबे समय, कहते हैं करीबन आई थिंक 13 ईयर वो जो है एग्जाइल में रहा, कहते हैं बिना अपने महल के। तो वो वनवास जो उसने काटा, उसके बाद उसने दोबारा लड़ाई लड़ी, 1555 में दिल्ली को जीता, लेकिन उस विक्ट्री को वो एंजॉय नहीं कर पाया क्योंकि वो सीढ़ियों से गिर गया, बीमार हो गया, और 1556 जस्ट 1 साल बाद उसकी डेथ हो गई। अब उसका बेटा अकबर जो था वो गद्दी पर बैठा। बट बिफोर डिस्कसिंग द अकबर वी नीड टू डिस्कस अबाउट द शेर शाह सूरी स्पेशल मेंशन केस। इनको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि शेर शाह सूरी जो थे वो मुगल रूलर नहीं थे, बट ही डिजर्व अ स्पेशल मेंशन। हिज एक्चुअल नेम वॉज फरीद खान एंड ही वॉज द सन ऑफ अफगान जागीरदार हुज नेम वॉज सासाराम। ठीक है, ये जो जागीरदार थे सासाराम में थे, एक अफगान, उनके बेटे थे। इट इज़ क्लेम्ड दैट ही किल्ड अ टाइगर सिंगल हैंडेडली। अकेले उन्होंने एक टाइगर को मारा था, इसलिए उनका नाम जो है शेर शाह पड़ा। देन ही वॉज एम्बिशियस यंग मैन, और इवन उन्होंने कहते हैं बाबर की आर्मी को भी ज्वाइन किया था
for a brief period to learn about the battle tactics. When Babur died, he declared the independence of Bengal and Bihar. बंगाल और बिहार में उन्होंने डिक्लेयर कर दिया जी मैं बाबर के कंट्रोल में नहीं हूँ, मैं इंडिपेंडेंट रूलर हूँ. सो इंडिपेंडेंटली वो बंगाल और बिहार को चला रहे थे. ही वॉज डिफीटेड बाय हुमायूं इन 1532, लेकिन रीगेन की अपनी पावर को और हुमायूं को ऐसा हराया कि आप देख सकते हो यहाँ से पूरा खदेड़ के रख दिया हुमायूं को बाहर. ये किंगडम जो उसका था उसे बाहर निकाल दिया. सो शेर शाह एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम झेलम इन द वेस्ट टू द ब्रह्मपुत्रा इन द ईस्ट. अब ये क्या था, ये पूरी की पूरी टेरिटरी जो आप पिंक कलर से देख रहे हो, ये पूरी की पूरी शेर शाह के अंडर आ गई थी. सो ही कंट्रोल्ड एफिशिएंटली, administer efficiently this whole area. His important officer included the शिकदार, मुंसिफ एंड काजी. एम्पायर को उसने प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सरकार्स और परगनास में डिवाइड कर रखा था. और परगनास में फिर क्या था, विलेज डिवाइड थे, यानी कि स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड देन गांव. तो इस तरीके से उसने डिवीजन कर रखा था. द विलेज हेडमैन वॉज कॉल्ड द मुकद्दम एंड कोतवाल जो था वो रिस्पॉन्सिबल होता था डिस्ट्रिक्ट के लॉ एंड ऑर्डर के लिए. सो डिफरेंट ऑफिशियल एंड डिपार्टमेंट हैज़ बीन मेड फॉर द बेटर एडमिनिस्ट्रेशन बाय शेर शाह सूरी. नाउ शेर शाह स्टार्टेड रिफॉर्म्स इन सिविल, मिलिट्री, रेवेन्यू, एडमिनिस्ट्रेशन. बहुत अच्छे काम उन्होंने किए. बहुत न्यू कहते हैं ना, न्यू सिल्वर करेंसी जिसे रुपया कहा जाता है ना, वो भी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था. लार्ज नेटवर्क ऑफ रोड्स उन्होंने बनाए थे, जो आपकी मॉडर्न आजकल है ना, हाईवे नंबर 1, नेशनल हाईवे 1, ग्रैंड ट्रंक रोड जिसे आप GT रोड कहते हो. एंड फॉलोज द रोड ही बिल्ट टू कनेक्ट कोलकाता विद द लाहौर. तो वो भी उन्होंने ही बनवाई थी उस समय. फिर कोलकाता, फिर लाहौर, इनको कनेक्टिविटी दी कि भाई प्रॉपर रोड सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होना चाहिए. अनदर इम्पॉर्टेंट रोड बिल्ट बाय हिम वाज द आगरा टू जोधपुर. वो भी रोड उन्होंने बनवाई. दिल्ली टू बुरहानपुर, दिल्ली टू जौनपुर, लाहौर टू मुल्तान. बहुत सारा बड़ा अच्छा सा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इन्होंने इस्टेब्लिश किया था. रोड के अलावा ही गॉट कंस्ट्रक्टेड इंस फॉर ट्रैवलर टू स्टे एंड डाक चौकीस. डाक चौकीस क्या होती है, पोस्टल पोस्ट. भाई ट्रैवलर हैं, रास्ते में थक गए, तो जगह जगह उन्होंने इन यानी कि सराय जैसे रेस्ट हाउस होते हैं ना, वो बनाना शुरू कर दी. जैसे हम धर्मशाला बनाते हैं, वो बनाई ताकि ट्रैवलर्स हैं या कोई सेंट है, कोई ट्रैवल कर रहा है, थक गया, तो वो वहाँ पे आराम करे प्रॉपर. उसमें पूरी फैसिलिटीज़ होती थी. फिर पोस्टल सर्विस उन्होंने डाल रखी थी कि कोई भी मेल डिलीवरी करनी है तो पोस्टल सर्विस डेवलप है. शेर शाह सूरी collected the land revenue through his officer and maintained the direct control with the people. लोगों से डायरेक्ट कनेक्टिविटी में रहता था. कितना लैंड है, किस पे कल्टीवेशन हो सकता है, किस पे नहीं हो सकता, प्रॉपर मेजरमेंट. सो शेर शाह सूरी पेड द सोल्जर्स इन कैश. सैलरी देता था अपने सोल्जर्स को. एंड देन ही फॉलोड द पॉलिसी ऑफ अलाउद्दीन खिलजी इन हिज एडमिनिस्ट्रेशन. मतलब कुछ सामान उन्होंने अपने सिपाहियों के लिए फिक्स रेट पे रख रखे थे. सो शेर शाह सूरी एक एबल एफिशिएंट रूलर थे. नाउ शेर शाह सूरी डाइड इन 1545. 10 years after his death, Humayun regained the throne of Delhi, with which the Mughal ruler came back to the power. अब बात करते हैं हम बैरम खान की. इनको भी पढ़ना जरूरी है अकबर से पहले, स्पेशल मेंशन है, क्योंकि आफ्टर द डेथ ऑफ हुमायूं ना बैरम खान को अपॉइंट किया गया था अकबर रीजन, क्योंकि अकबर बहुत छोटा था, बहुत छोटा. तो उन्हें ये पता था कि बैरम खान हुमायूं को भी जानता है, मुग़ल एम्पायर को भी जानता है, कैसे चलाना है. सो गद्दी पे तो बैठे थे अकबर, लेकिन शासन उस समय चला रहे थे बैरम खान. बैरम खान ने बहुत अच्छे से अकबर को पाला. इट वॉज अंडर हिम दैट मुगल आर्मी हैड डिफीटेड द डिसेंडेंट ऑफ शेर शाह सूरी. और उन्होंने आगे शेर शाह सूरी के जो डिसेंडेंट थे उन्हें हराया भी. सो वी कैन से परहैप्स विदाउट हिम हुमायूं कुड नॉट हैव रीगेन्ड हिज थ्रोन इन दिल्ली. तो बैरम खान ने कहते हैं ना, हुमायूं की भी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी दिल्ली को रीगेन करने में. हुमायूं वॉज इनेप्ट एज ए मिलिट्री जनरल. तो बैरम खान की जो वो पॉलिसी थी वो हुमायूं को आगे लेके गई. एंड बैरम खान स्टूड बिसाइड हुमायूं व्हेन एवर ही वॉज इन ट्रबल. कहते हैं अगर वो नहीं होता तो हुमायूं का अस्तित्व नहीं होता. इट वॉज ही हु वोन द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत अगेंस्ट हेमू. सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुई, फर्स्ट हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी की, सेकेंड हेमू और
बैरम खान के बीच में हुई, मुगल आर्मी के बीच में। और यहाँ से अकबर को कहते हैं 13 ईयर के अकबर थे जिन्हें डिक्लेयर कर दिया कि भैया अब आप गद्दी पे बैठोगे। He did a great service to the Mughal ruler. Due to difference of opinion with Akbar, Bairam Khan was sent to the Hajj, on which he was killed. His son Abdul Rahim Khane Khana was a courtier and one of the Navratan 9 gems of Akbar court. क्योंकि देखो उन्होंने पाला, अच्छे से इस्टेब्लिश भी किया, लेकिन धीरे धीरे अकबर और उनके बीच में थोड़ी क्लैशिंग होती गई पॉलिसी को लेके। सो अकबर ने उन्हें हज यात्रा पे भेज दिया कि अब आपकी एज हो गई, हज करने जाओ, और रास्ते में उन्हें कोई मार देता है। डोंट नो किसने मारा। उनके बेटे जो रहीम खाने खाना थे उनको एक स्पेशल दर्जा दिया गया, नवरत्नों में शामिल किया गया अकबर के कोर्ट में। अब तीसरा स्पेशल मेंशन हेमू की भी बात करनी ज़रूरी है। इट विल बी इंटरेस्टिंग टू नो अबाउट हेमू बिकॉज हेमू और हेमचंद्र, ही वॉज अ हिंदू ट्रेडर, सोल्ड saltpeter. He was chosen as the head of the market and was soon taken in the court. अब हुआ क्या, ही वॉज मेड द मिलिट्री कमांडर बाय आदिल शाह, उन्हें मिलिट्री कमांडर भी बना दिया गया। देन जो आदिल शाह थे ना वो शेर शाह सूरी के डिसेंडेंट थे। ही won 22 battles for his masters and when he won Tughlaq in Delhi he sat on the Delhi throne and called himself Vikramaditya in 1556. So within a month of this he faced Akbar in the second battle of Panipat. भाई धीरे धीरे उन्होंने अपनी पावर तो बढ़ाई, अपने आप को विक्रमादित्य का टाइटल भी दिया, लेकिन बहुत जल्दी उन्हें अकबर की इतनी बड़ी आर्मी को फेस करना पड़ गया, जहां सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में उनकी हार हुई। ही हिमसेल्फ लेड हिज फोर्सेस ऑन एन एलिफेंट एंड वाज पोइज्ड win it easily when an arrow struck him in eyes. He fell unconscious. His soldier thought that he was dead, so they fled. He was taken prisoner and executed. हुआ क्या था कि उनकी आंख में तीर लग गया था और उनके सिपाहियों को लगा कि वो मर गए, वो मरे नहीं थे और सिपाही भाग गए, तो हेमू की हार हो गई। उन्हें पकड़ कर ले जाया गया, अकबर के जेल में डाला गया, वहाँ उन्हें टॉर्चर किया गया और फिर मार दिया गया। सो इट वॉज अ ग्रेट फीट और Hindu to rise such a high status when the Muslim had been ruling for several centuries. मतलब मुस्लिम एम्पायर के बीच में अगर एक ऐसा हिंदू व्यक्ति अपने आप को इस पोजीशन तक लेकर आ जाता है तो उसको सेवरल सेंचुरी तक याद करना जरूरी है। इवन हिज फादर वॉज एग्जीक्यूटेड बिकॉज ही रिफ्यूज टू कन्वर्ट टू इस्लाम। हेमू के फादर ने भी मना कर दिया जी मैं इस्लाम में कन्वर्ट नहीं होऊंगा, तो उनके फादर को भी मार दिया गया। तो ही वॉज द ग्रेट हिंदू ट्रेडर एंड रूलर who hadn't accepted the sovereignty of the Islamic rulers. अब हम आते हैं अकबर पर। Akbar is described one of the greatest ruler of India. When Humayun died in 1556, Akbar was only 13 years old. सो बैरम खान को उनका रीजेंट बनाया गया था कि उसे देखभाल करनी है, और उस टाइम पे सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में बैरम खान और इनकी आर्मी ने हेमू को हराया था। दिल्ली और आगरा कम्प्लीटली जो है अकबर के थ्रोन के पास आ गया था, अकबर ने ऑक्यूपाइड कर लिया था। ही रिमेन अंडर द बैरम खान रेजेंसी फॉर अबाउट 5 ईयर। लेकिन उसके बाद जो है इस 5 ईयर में ही एनेक्स द लाहौर एंड मुल्तान इन द पंजाब, ग्वालियर, अजमेर, जौनपुर, मालवा, भाई जीतते गए। और मालवा को जब 1561 में जीता, विच वॉज हिज फर्स्ट विक्ट्री आफ्टर बैरम खान वॉज सेंट अवे, क्योंकि ये अकेले उन्होंने जीती थी मालवा, यहाँ पर इनके साथ बैरम खान नहीं थे, तो कहते हैं ये उनकी फर्स्ट विक्ट्री थी। अकबर कंटिन्यू टू एक्सपेंड हिज टेरिटरी, अब उनमें कॉन्फिडेंस आ गया मैं खुद जीत सकता हूँ। अकबर टर्न हिज अटेंशन टू द राजपुतानास इन 1567। राजपुतानास को हराना बहुत जरूरी था, तो सम राजपूत रूलर सबमिटेड हिज अथॉरिटी, पहले ही अपने आप ही उन्होंने उनकी अथॉरिटी को मान लिया, बट उदय सिंह जो थे मेवाड़ के, उन्होंने मना कर दिया, मैं आपकी अथॉरिटी को नहीं स्वीकार करता। अकबर ने क्या किया, अटैक कर दिया। उदय सिंह शिफ्टेड हिज कैपिटल टू उदयपुर। अकबर अटैक चित्तौड़ एंड ऑक्यूपाइड इन 1568 एंड आफ्टर सीज ऑफ ओवर 4 months एज द राजपूत हैड रेजिस्टेड फॉर लॉन्ग, अकबर क्रूअली मैसेक्योर्ड 30,000 old people and children and displayed their head on the towers. अब आप समझ सकते हो अकबर, मतलब जब राजपूत ने स्पेशली ये चित्तौड़ के, उदयपुर के, इन्होंने मना कर दिया ना और इनके साथ लड़ाई लड़ी, तो इसने 30,000 बच्चों को और बुजुर्ग लोगों को मारा
और बेटा उनके हेड काट के टॉवर पे लटका दिए कि मैं ये हूँ. दिस वॉज अ हाइट ऑफ क्रुएल्टी ऑफ अकबर. एंड आफ्टर दिस इज कंकर्ड द रणथंबोर बिटर बैटल. राजपूतों ने हार नहीं मानी. कुछ ने जो पहले ही हार मान के स्वीकार कर लिया था अकबर को वो ठीक थे, लेकिन जिन्होंने नहीं मारी उनके साथ इतना बुरा हाल हुआ. बट दे हैवंट कन्वर्टेड हमसेल्फ और देमसेल्व्स इनटू द इस्लाम और एक्सेप्ट द सोवेरेनिटी ऑफ द अकबर. नहीं किया और ये क्रूअल बैटल चलती रही. दिस ब्रॉट ऑलमोस्ट द होल राजपुताना बेरिंग ऑफ द पार्ट ऑफ मेवाड़ अंडर हिज इन्फ्लुएंस. और बहुत बुरी हार हुई राजपुतानास की और ये सारे अकबर ने कॉन्क्वेस्ट कर लिए. फिर इसके बाद अकबर ने धीरे धीरे दक्कन, गुजरात और अदर एरिया में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना शुरू किया. ईस्ट में कैंपेन शुरू कर दिया, बिहार, बंगाल, ओडिशा में. उसने अपनी आर्मी मेवाड़ में भी भेजी, रूल्ड बाय महाराणा प्रताप. मेवाड़ में वो सक्सीड नहीं हो पाया. During the final 15 years of his rule, he sent military expedition to the northwest, sitting Kandhar, Kabul, Kashmir. मेवाड़ हाथ में नहीं आ रहा, इन सबको जीतो पहले. In the south, he seized Berar, Khandesh, Ahmednagar. It was the largest even empire of that time. इतना बड़ा empire उसने खड़ा कर दिया. At this time, Akbar faced the revolt from his son also. उसका बेटा जो सलीम, जिसको जहांगीर के नाम से जाना जाता है, उसने उसके खिलाफ रिवोल्ट छेड़ दी थी. और अकबर की डेथ के बाद जहांगीर ही उनकी गद्दी पे बैठे थे. होल ऑफ द नॉर्थ इंडिया हैड कम अंडर द अकबर कंट्रोल बाय 1595 एंड हिज एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम हिंदू कुश इन द वेस्ट to the Brahmaputra in the east, Himalaya in the north, to the Godavari in the south. You can see in the map that is the area of Akbar. इतना बड़ा एम्पायर उसने खड़ा कर दिया था. Akbar is called the greatest of all Mughal rulers. It would be prudent to evaluate him. अर्ली पार्ट अगर आप देखोगे ना इसके रूल का, तो अकबर वॉज एग्रेसिव, रुथलेस, क्रूअल. बहुत सारे एविडेंस हमें मिलते हैं. जब हम कहते हैं 30,000 लोगों के सर काट के लगा दिए, तो क्रूअल ही कहेंगे हम उसे. फिर उसके बाद हेमू को उसने एग्जीक्यूट किया, उनके फादर को एग्जीक्यूट किया. तो ये सब उसकी क्रूएलिटी को शो करता है. However, he realized that he could not rule well without the trust of all communities. बट धीरे धीरे कहते हैं ना, टाइम के साथ साथ एक्सपीरियंस बढ़ता है. अकबर को ये रियलाइज़ हुआ सिर्फ मारने से या मैसेकेयर करने से तो रूल नहीं कर सकते जब तक सारी कम्युनिटी का ट्रस्ट हम ना जीत पाएँ. इसलिए फिर उसने फ्रेंडशिप पॉलिसी को अपनाया राजपूत के साथ. बहुत सारे मैरिज अलायंस भी किए. उन्होंने पीसफुली उन्हें रूल ओवर करने का भी हक दे दिया. देन उसके बाद मुगल अथॉरिटी को आप माने और राजा आप ही रहेंगे. ही हिमसेल्फ मैरिड द राजपूत प्रिंसेस ऑफ आमेर. जोधा भाई से उन्होंने शादी की. हाई पोस्ट दी उनके जो राजपूत रूलर्स थे, स्पेशली राजा मान सिंह हो गए, राजा टोडरमल हो गए, अपने रॉयल कोर्ट में उन्हें हाई पोस्ट पे रखा उसने. देन आफ्टर दैट Akbar set up his capital at Fatehpur Sikri, but it had to be abandoned later as there was shortage of water. उसे लगा फतेहपुर सिकरी को बना लेता हूँ अपनी कैपिटल, बट वहाँ पानी की कमी थी. गलत, तो कहीं और कैपिटल शिफ्ट करते हैं, वेल प्लान मूव करते हैं. सो अकबर इवॉल्व्ड अ लिबरल एंड सेक्युलर आउटलुक ऑल्सो. ही अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ को एग्जिस्टेंस ऑल्सो. धीरे धीरे उसने क्या किया, जो हिंदू रानियाँ लेकर आया था उनके साथ फेस्टिवल सेलिब्रेट करने लग गया, पैलेस में पार्टिसिपेट करने लग गया. ही अबॉलिश द पिलग्रिम टैक्स. फिर उसने जो जजिया टैक्स था या पिलग्रिम टैक्स जो लगा रखा था तीर्थ यात्रा पे, ये दोनों टैक्स उसने हिंदुओं के ऊपर से ख़त्म कर दिए. ही ऑल्सो अबॉलिश द पॉलिसी ऑफ फोर्सिबली कन्वर्टिंग द प्रिजनर इनटू द इस्लाम. जो ज़बरदस्ती इस्लाम में कन्वर्ट कर रहे थे ना लोगों को, और प्रिजनर को स्पेशली, वो उसने पॉलिसी ख़त्म कर दी. इवन उसे अब धीरे धीरे इतना अच्छा लगने लगा हिंदुइज्म कि ही गॉट द हिंदू होली टेक्स्ट ट्रांसलेटेड इनटू द पर्शियन लैंग्वेज. देन फतेहपुर सिकरी की बात देखें तो ही गॉट द इबादत खाना बिल्ट इन विच द स्कॉलर फ्रॉम डिफरेंट फेथ, वो वहाँ पे आते थे, डिस्कस करते थे, डिबेट करते थे और नॉलेज को फैलाते थे. ये तो देख रहे हो ना प्लेस, इबादत खाना, यहाँ पे हर धर्म गुरु आते थे और अपने अपने धर्म की अच्छी शिक्षाओं को फैलाते थे. देन ही हैड स्टार्टेड द न्यू फेथ दैट इज कॉल्ड दीन इलाही. ही प्रोपोगेट द आइडिया ऑफ सुलाहु कुल और यूनिवर्सल पीस, मच लाइक द अशोकास धम्मा, कि उसने एक नया धर्म चला दिया दीन इलाही, जो कि सुलाहु कुल
आइडियोलॉजी पे था कि हर धर्म के लोग जो हैं एक हैं और एक ही धर्म को अपनाओ, दैट इज़ ह्यूमैनिटी। दिस फेथ डिड नॉट अट्रैक्ट मैनी पीपल एट फेडेड आउट, कि भाई सबको अजीब सा लगा एक ही धर्म कैसे हो सकता है, तो इतना ज़्यादा लोग इससे अट्रैक्ट नहीं हो पाए और इसकी डेथ के बाद ये दीन इलाही और सुलाहु कुल ये आइडियोलॉजी फेक हो गई। जहांगीर हैज़ डिस्क्राइब्ड सुलाहु कुल एज दस in the imperial dominions of my father there was a place for the people who professed opposite religion for the belief। उसने सीधे सीधे बताया अरे मेरे पापा का रूल चल रहा था, मेरे पापा ने बोल दिया ये सुलाहु कुल है, दीन इलाही है, तो लोग प्रोफेस करते थे, बट अंदर से वो कितना मानते थे डिपेंड ऑन द पीपल। सो इट वॉज ही हु सेट अप डिफरेंट फीचर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो विच द लेटर मुगल्स कंटिन्यूड विद इट। नाउ मूविंग टू द राणा प्रताप। राणा प्रताप जी को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 1568 अकबर ऑक्यूपाइड द चित्तौड़, बट उदय सिंह जो थे ही हैड ऑलरेडी शिफ्टेड हिज कैपिटल। सो आफ्टर हिज डेथ राणा प्रताप असेंडेड द थ्रोन ऑफ मेवाड़। अब क्या हुआ, ही वॉज द प्राउड ब्रेव करेजियस किंग, और उन्हें जो ये चित्तौड़ का लार्ज स्केल मैसेकर हुआ था ना, 30,000 लोगों को मार देना, उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैनी ऑफ राजपूत हैड सबमिटेड देमसेल्फ टू अकबर्स अथॉरिटी, और जो बहुत सारे राजपूत रूलर हैं पहले ही अकबर के आगे हाथ जोड़ चुके थे, उन्हें इन चीज़ों पे गुस्सा आ रहा था। ही डिड नॉट एक्सेप्टेड। एट दिस अकबर अटैक्ड। अब जब उन्होंने अटैक किया महाराणा प्रताप के साथ, उनकी जो लड़ाई हुई दैट इज द फेमस वॉर नोन एज बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576 में हुई, इन विच नो साइड डिसिसिवली विन। दोनों बराबर की लड़ाई पे कोई नहीं हारा, कोई नहीं जीता। राणा प्रताप accumulated his resources and harassed the Mughal army badly. He succeeded to retain as much territory of Mewar, which he was inherited. Finally, a fine military general, at the same time, he took steps for the welfare of his people. And this is the reason that he remembered as a legendary leader even today. नहीं हरा पाया अकबर, उन्हें कई बार लड़ाई हुई। हल्दी घाटी की लड़ाई कई बार हुई है बेटा। और अगर आपको याद है इंडियन हिस्ट्री में महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक बहुत फेमस था, बहुत ज़्यादा, और बहुत अच्छा उस पर जो है अलंकार में व्याख्या की है एक कवि ने कि जब एक बार लड़ाई हो रही थी अकबर की आर्मी से, तो महाराणा प्रताप के सामने एक बहुत बड़ी नदी पड़ गई और वो सोच में पड़ गए कि इसको कैसे क्रॉस करूं और कैसे दोबारा से रीगेन कर रही हूँ अपने पावर को। तो उसमें बहुत अच्छा लिखा हुआ है कि आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे पहुँचे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। इतना ब्रेव उनका हॉर्स था कि जब तक वो सोचते थे अपने दिमाग में, वो एक्शन ले लेता था। चेतक जो है उन्हें नदी क्रॉस करके ले गया। सो ही वॉज वन ऑफ द लेजेंडरी फिगर who had not accepted the authority of the Islamic ruler, despite of that many ruler has accepted that. Haldi Ghati derive its name from the word haldi, turmeric. खाने में खाते हैं ना हम हल्दी, because the color of its soil is like हल्दी, हल्दी की तरह येलो कलर है इस मिट्टी का, हल्दी घाटी का। अब हम बात करते हैं अकबर के बाद उसके बेटे की, जहांगीर की। जहांगीर गवर्नर ऑफ अवध बंगाल अर्न द वैल्यूएबल एक्सपीरियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। पापा के टाइम पे उसे गवर्नर बना रखा था, अवध को रूल करो, बंगाल को रूल करो, तो अच्छा एक्सपीरियंस था उसके पास। ही कंटिन्यूड विद हिज फादर्स लिबरल पॉलिसी एंड सेक्युलर पॉलिसी। सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म भी उसने किए। फिर उसने ना बड़ा फेमस अपना जस्टिस सिस्टम रखा था जिसे कहा जाता था चेन ऑफ जस्टिस, दैट ही गॉट इंस्टॉल्ड इन हिज पैलेस। दिस कुड बी रंग एनी टाइम बाय एनीबॉडी, इसलिए चेन ऑफ जस्टिस कहा जाता था। अपने महल पे ना बड़ा सा उसने घंटी लगा रखी थी, घंट, और किसी को कभी भी न्याय चाहिए तो उसे बजा दो टन 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 टन, और वो डायरेक्टली आ जाता था। तो इस तरीके से वो न्याय के लिए बड़ा प्रसिद्ध था। जहांगीर वॉज वेल रीड पर्सन एंड इंटरेस्टेड इन लिटरेचर। उसने भी मेमोयर्स लिखा था, तुजुके जहांगीरी। ही हैज़ रिटन अबाउट हिज रूल एंड हिमसेल्फ इन दिस बुक। जहांगीर ने बहुत बड़े एम्पायर को कंसोलिडेट किया था, क्योंकि उसके फादर से उसे ये एम्पायर मिला था इतना बड़ा, तो इस एम्पायर को स्ट्रेंथन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। बंगाल, अवध,
यहाँ उसने बहुत अच्छे से पीसफुल जो कहते हैं ना एटमॉस्फेयर बना रखा था, स्पेशली मेवाड़ के जो राणा थे उनके साथ पीसफुल पॉलिसी कर रखी थी। ही कंटिन्यू टू फॉर्ज मैट्रिमोनियल अलायंस, जैसे उसके फादर ने किया था, राजपूत प्रिंसेस है वो भी शादी करता था। देवर ओनली अ फ्यू मिलिट्री कैंपेन ड्यूरिंग हिज रूल। जहांगीर के टाइम पे कुछ ज़्यादा लड़ाइयाँ नहीं हुई हैं। ही कैप्चर्ड द अहमदनगर फोर्ट बट कुड नॉट विन ओवर द दक्कन। वो सोचा था मैं दक्कन को जीत लूँगा, दक्कन को वो नहीं जीत पाया। ही फेस सम सेटबैक्स इन द नॉर्थ वेस्ट, कुछ वहाँ पे रिबेल्स हुए थे। एंड देन कंधार में ही obstructed the overland trade with the Arabs and European. Jahangir was interested in art specially. Painting of his time were marvelous. Jahangir also faced rebellion from his son Khusro. उसको फेस करना पड़ा ये रेबेलियन के, उसके अपने बेटे ने उसके खिलाफ जो है आवाज़ उठाई थी, रिबेल किया था, विद्रोह किया था, नाम था खुसरो। नूरजहां को भी डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज जहांगीर मैरिड नूरजहां इन 1611। शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट, वेरी क्लेवर वुमेन। और जहांगीर जो था बहुत बार अपने स्टेट मैटर को उससे डिस्कस करता था एंड शी एक्टेड वेरी वाइजली ऑन ऑल द मैटर एंड एडवाइज हिम। मैनी ऑफ हिज डिसीजन इन द लेटर हाफ ऑफ हिज रूल आर बिलीव्ड टू बी हर्स। ऐसा माना जाता है कि जहांगीर ने बाद में जो डिसीजन लिए वो उसके नहीं थे, वो नूरजहां के दिमाग का खेल था। शी मैनेज द अफेयर ऑफ द एम्पायर व्हेन जहांगीर वंस फेल हिल। जब वो बीमार पड़ा ना तो वो पूरा एम्पायर चलाती थी। हर पावर कैन बी डिड्यूस्ड फ्रॉम द फैक्ट दैट कॉइन्स वर इशूड इन हर नेम। जहांगीर ने अपने और अपनी वाइफ नूरजहां के नाम पे कॉइन भी इशू किए थे। जहांगीर की डेथ 1627 में हुई एंड शी रिटायर टू लाहौर। अब जहांगीर के बाद जो गद्दी पे आए उनके बेटे दैट इज शाहजहां। अपॉन द डेथ ऑफ जहांगीर वॉर शुरू हो गई। भाई वॉर क्यों शुरू हो गई? क्योंकि बेटों के बीच में लड़ाई हो गई, कौन गद्दी पे बैठेगा। एंड ब्रोक आउट इन विच प्रिंस खुर्रम इमर्ज विक्टोरियस, ही असेंडेड द थ्रोन बाय द नेम ऑफ शाहजहां। तो इसके बेटों में लड़ाई हुई जिसमें प्रिंस खुर्रम जो है वो जीत गए और जीतने के बाद वो गद्दी पे बैठ गए। गद्दी पे बैठे उन्होंने अपने आप को टाइटल दिया शाहजहां। इसका मतलब शाहजहां का ओरिजिनल नेम प्रिंस खुर्रम है। एंड देन शाहजहां फेस्ड मेनी रिवोल्ट इन द अर्ली पीरियड ऑफ हिज रूल। ही पुट डाउन रिवोल्ट्स बाय बुंदेला राजपूत फर्स्ट, दक्कन को इन्वेड किया, एनेक्स किया अहमदनगर को, बीजापुर, गोलकुंडा, बहुत जगह जगह लड़ाई लड़ी, ट्रीटी ऑफ पीस साइन किया, तो बहुत रिवोल्ट को फेस करना पड़ा। आफ्टर दिस ही एनेक्स द कामरूपा, जिसे हम आसाम कहते हैं, उसको भी उन्होंने कॉन्क्वेर किया। हिज मिलिट्री एक्सपीडिशन इन द नॉर्थ वेस्ट हाउएवर फेल्ड। नॉर्थ वेस्ट में ज़्यादा वो आगे नहीं बढ़ पाए थे, नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने किया कॉन्क्वेर। शाहजहां वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन आर्किटेक्चर एंड दैट्स वाई ही इज़ नोन एज इंजीनियर किंग, क्योंकि आर्किटेक्ट का उन्हें बहुत शौक था। और ये पता चलता है हमें ताजमहल से, जो कि वन ऑफ द वंडर है अमंग द 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड। सो ताजमहल जो है वो शाहजहां ने कंस्ट्रक्ट करवाया था। इट वॉज ड्यूरिंग हिज रेन दैट यूरोपियन स्टार्टेड टू केम टू इंडिया फॉर ट्रेड। शाहजहां के टाइम पे ब्रिटिशर्स का आना स्टार्ट हो गया था, स्पेशली यूरोपियन का आना स्टार्ट हो गया था। ही परमिटेड द पोर्चुगीज टू ट्रेड एंड गेव देम सेवरल ट्रेड कंसेशन ऑल्सो। सो ओवरऑल फॉर मेनी ईयर ही डिड द पीसफुल रूल। शाहजहां हैड टू सफर एगोनी ड्यूरिंग हिज लेटर ईयर। उसे कहते हैं लाइफ के अंतिम समय में, अंतिम सालों में उसे बहुत दुख देखने को मिले। वो क्या था? ही फेल इल इन 1657। वॉर ऑफ सक्सेशन स्टार्ट हो गई। उसके 4 बेटों में दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब एंड मुराद बख्श, चारों बेटों में लड़ाई हो गई। मैं गद्दी पे बैठूंगा, मैं गद्दी पे बैठूंगा। वॉर ऑफ सक्सेशन ब्रोक आउट हो गई आफ्टर द एम्परर्स डेथ, बट इट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन ही ब्रोक आउट व्हेन द एम्परर वॉज स्टिल अलाइव। सोचो होता क्या है कि भाई बेसिकली जब राजा मर जाता है उसके बाद लड़ाई होता है गद्दी के लिए। यहाँ राजा जिंदा है, उससे पहले ही चारों बेटों में लड़ाई हो गई। कौन लड़ेगा भाई? कौन जीतेगा? गद्दी पे बैठेगा? अभी पिताश्री तो जिंदा हैं, लेकिन लड़ाई हो गई। औरंगजेब जो है जीत कर आया एंड ही नॉट ओनली असैसिनेटेड दारा शिकोह बट ऑल्सो पुट हिज ओल्ड फादर इन प्रिजन। कि भैया उसे लगता था कि ये तो गद्दी पे ही बैठे रहेंगे। उसने अपने भाई को मार दिया दारा शिकोह को और अपने बीमार पिता को जेल में डाल दिया और खुद गद्दी पे बैठ गया औरंगजेब। सो शाहजहां वॉज इम्प्राइज्ड इन आगरा फोर्ट
until his death in 1666. सोचो इतने लंबे समय तक वो जेल में रहा जब उसकी डेथ हो गई. And was buried along the side of his wife in ताज महल. सो ये उसका कहते हैं दर्दनाक एंड था. अब औरंगजेब की बात करें, सो औरंगजेब केम टू थ्रोन इन 1658 आफ्टर ही वुन द वॉर ऑफ सक्सेशन. चारों भाइयों में से उसने लड़ाई लड़ी और जीत गया. देन ही डिस्क्राइब्ड अ कॉन्ट्राडिक्टरी कैरेक्टर. समझ नहीं आता था औरंगजेब का कैसा कैरेक्टर है. एक तरफ तो वो बहुत सिंपल लाइफ जीता था, मतलब वो जो कैप पहनता था ना खुद स्टिच करता था, जो कॉपीड द कुरान टू अर्न हिज पर्सनल लाइवलीहुड, कि भाई मेरे को अपनी लाइवलीहुड चलाने के लिए पैसे चाहिए, नौकरी करनी पड़ेगी, तो क्या करता था कुरान को कॉपी कर करके बिकवाता था. तो इसलिए लोग उसे जिंदा पीर कहते थे, लिविंग सेंट, कि इतना बड़ा राजा होने के बावजूद, शहनशाह बादशाह होने के बावजूद अपने जीवन को चलाने के लिए वो खुद अर्निंग कर रहा है, अपने कैप खुद स्टिच कर रहा है, कुरान को कॉपी कर रहा है, सिंपल लाइफ जी रहा है, कोई लग्जूरियस लाइफ नहीं कि वो राजा है तो बड़ी अमीरी लाइफ जी, नहीं. इसलिए उसे जिंदा पीर यानी कि लिविंग सेंट का टाइटल दिया गया. लेकिन अब दूसरी तरफ देखो, कॉन्ट्रैक्टरी फिगर है इसकी. दूसरी तरफ देखोगे तो भाई ही वॉज रिलीजियस बाय गॉड. उसको बिल्कुल भी नॉन इस्लामिक पर्सन पसंद नहीं थे, बिल्कुल नहीं, कोई रिलीजियस टॉलरेंस पॉलिसी नहीं. जितने भी नॉन मुस्लिम हैं, कन्वर्ट योरसेल्फ इनटू इस्लाम, रहना ही नहीं है. बहुत सारे टेम्पल्स उन्हें डिस्ट्रॉय करवाए, री इम्पोज करा दिया, जजिया टैक्स लगेगा, इतना हाई टैक्स जो नॉन हिंदू दे ही नहीं पाएंगे, नहीं दे पा रहे, चलो मुस्लिम बन जाओ, कंपल्सरी. सफ़र किया उसने नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन को. ही रिमूव देम फ्रॉम हाई पोस्ट, पुट एन एंड टू द मैरिज अलायंस विद द राजपूत क्वींस. कोई शादी नहीं होगी राजपूतानियों के साथ, सब के सब हिंदू हैं या अदर धर्म के हैं, मुस्लिम में कन्वर्ट हो. सो ऑल दिस डिस्क्रिमिनेशनरी पॉलिसी अर्न हिम पीपल्स आयर. लोग उसके खिलाफ हो गए, बहुत सारी रिवॉल्ट उसे फेस करनी पड़ी. एंड देन धीरे धीरे मुगल एम्पायर डिक्लाइन होने लग गया. औरंगजेब रूल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर 49 ईयर का भाई स्पैन, कैसे लोगों ने बर्दाश्त किया होगा इसका. इन द फर्स्ट हाफ ही केप्ट सप्रेसिंग रिवॉल्ट इन नॉर्थ इंडिया. सेकेंड हाफ अंटिल हिज डेथ इन 1707 ही वॉज बिजी सप्रेसिंग रिवॉल्ट इन दक्कन. बस यही काम करता रहा. फर्स्ट हाफ नॉर्थ में लोग उसके खिलाफ है, रिवॉल्ट चल रहा है, उनसे लड़ाई लड़ रहा है. सेकेंड हाफ दक्कन में लोग उसके खिलाफ हैं, उससे विद्रोह कर रहे हैं, उनसे लड़ाई लड़ रहा है. सो औरंगजेब फेस रिवॉल्ट्स फ्रॉम द जाट of the Agra, Mathura region, then Satnamis, then Bundelas, then Sikh, then Rajput, then Maratha. किसी कम्युनिटी को छोड़ा उसने, सबने उसके खिलाफ जो है आवाज़ उठाई है. अब हम बात करते हैं एक स्पेशल मेंशन, दैट इज द छत्रसाल. Chhatrasal deserved the special mention. He carved out his kingdom in Bundelkhand when Aurangzeb ruled and maintained it well after his death. यानी कि बुंदेलखंड को जो इस्टेब्लिश किया वो छत्रसाल ने किया था. Chhatrasal was a brave ruler and he fought as many as 50 battles in his life. उस समय 50 युद्ध लड़ना बहुत बड़ी बात है. ड्यू टू हिज वेलफेयर मेजर ही रिवर्ड एज अ डाइटी इन बुंदेलखंड. उसने इतने अच्छे काम किए बुंदेलखंड में कि लोग उसे भगवान की तरह पूछते हैं. इवन टुडे डिस्प्यूट्स अमंग पीपल आर रिजॉल्व्ड इन हिज नेम. आज भी होता है ना, लोगों के बीच में लड़ाई हो गई तो छत्रसाल के नाम से लड़ाई को सॉल्व किया जाता है. एंड व्हेन शॉपकीपर ओपन देयर शॉप इन द मॉर्निंग दे से छत्रसाल महाबली, करियो सब भली भली. ये लैंग्वेज है, यानी कितना प्यारा. आज भी उन्हें भगवान की तरह माना जाता है. शॉपकीपर अपनी दुकान खोलते वक्त ये लाइन बोलते हैं, छत्रसाल महाबली, करियो सब भली भली. इतना बढ़िया वर्ड उनके लिए, कोटेशन उनके लिए यूज़ की जाती है. छत्रसाल वॉज अ क्लेवर फाइटर. ही वॉन फ्यू बैटल्स विदाउट फाइटिंग इवन. कुछ लड़ाई तो बिना लड़े उन्होंने जीत ली दिमाग से. वंस द स्ट्रॉन्ग मुगल आर्मी वॉज कैंपिंग इन द लोलैंड, छत्रसाल ब्रीच्ड द बैंक ऑफ द नियर बाय रिवर एट नाइट विच फ्लडेड द इंटायर एरिया. इम्पैक्ट द मुगल ट्रूप्स फ्लड अवे. इतना दिमाग लगाया कि उन्हें पता चला कि भाई मुगल आर्मी आ रही है. उन्होंने क्या किया, अपनी नदी का बांध हटा दिया, मतलब पूरा नदी के किनारों को तोड़ दिया. अब जहाँ पे वो आर्मी स्टे कर रही थी वहाँ पूरी नदी का पानी चला गया, बाढ़ आ गई और सारी आर्मी ट्रूप बहकर सिपाही जो है
उसी में मर गए या कहीं और पहुंच गए। सारे उसके जो कैनन्स थे, सब के सब तोपें, मटेरियल सब खराब हो गया, सब बह के चला गया। तो बिना लड़े उन्होंने लड़ाई जीत ली। तो इस तरीके से बहुत दिमाग लगाते थे छत्रसाल। अब बात करते हैं हम लेटर मुगल्स की। द मुगल रूलर्स आफ्टर द औरंगजेब आर कॉल्ड एज लेटर मुगल्स। They were incompetent rulers और continued with the discriminatory policies। इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुए, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं थे, इसलिए उन्हें लेटर मुगल्स का टाइटल दिया गया है। उनके टाइम पे मुगल एम्पायर धीरे धीरे श्रैंक होता गया। एट द टाइम ऑफ बहादुर शाह जफर, जिन्हें हम लास्ट मुगल रूलर कहते हैं, द मुगल टेरिटरी वॉज ओनली अराउंड दिल्ली। बहादुर शाह जफर के टाइम पे मुगल टेरिटरी सिर्फ दिल्ली तक रह गई थी, जो कि इतनी बड़ी इंडिया में थी। एंड मोर इन नेम दैन इन रियलिटी, सिर्फ नाम के लिए। आफ्टर द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857, 1857 की क्रांति अगर आपको याद हो, द ब्रिटिश डिपोर्टेड हिम टू रंगून। चलो जाओ यहाँ से, तुम लास्ट थे मुगल, अब भाग जाओ यहाँ से। उनको डिपोर्ट कर दिया गया रंगून, जो कि म्यांमार में है, वेयर ही डाइड। With this, the Mughal dynasty came to an end from the India and Britishers started to establish their rule. So that's end for the chapter. Let's do the quick revision. The Mughal dynasty was founded by Babur after his victory over Abraham Lodi in the Battle of Panipat. Then first 6 Mughal rulers are known as Great Mughals. Humayun was defeated by Sher Shah Suri. Then Sher Shah Suri was the able military commander and administrator and undertook several administrative reforms. Akbar changed the ruthless attackers to a ruler who respected all faith. यानी 2 पार्ट हम अकबर के देखते हैं, एक क्रूअल फेस देखते हैं और एक टॉलरेंट फेस देखते हैं। बैरम खान who won several battle for both Humayun and Akbar. Then Hemu rose to be a Hindu ruler when the Muslim domination was there. Rana Pratap never bowed before the might of Akbar. Jahangir and Shah Jahan maintained the empire as inherited by them and contribute towards the progress of their administration, their reign. Then Aurangzeb, he abandoned the policy of religious tolerance. He was very clear and wanted that non-Muslims should convert into the Islamic. Then Chhatrasal, he was a Bundela ruler who founded his kingdom against औरंगजेब। जब कोई सोच नहीं सकता था, औरंगजेब के खिलाफ उन्होंने अपना बुंदेलखंड में किंगडम एस्टैब्लिश कर रखा था। So I hope you understand each and every concept of this chapter. So beta, please do the exercise carefully.